Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I welcome you to RPS online classes. Students, today we will talk about article writing. This question is common for class 11th and class 12th. इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो 70% पार्ट ऑफ सिलेबस है इंग्लिश का इन 11th क्लास एंड 12th क्लास वो ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज़ सेम एक्चुअली. So this topic, article writing, is common in 11th class also and in 12th class also. So students of both the classes 11th and 12th will pay attention, and you will see to it, and you will do this article in your notebooks. Students, why article writing is necessary? First we have to think. We see so many things around us and we gather so much information. We must be able to express our opinion. We must be able to analyze the things around us. When we write something in very convincing way, giving our opinion and in very impressive language, so that becomes an article. Here we are giving our own opinion, what we think about a particular topic. For writing an article, you must know about a certain topic. If you have no knowledge, you cannot write anything about that particular topic. So here you first understand that article writing requires lot of reading, it requires lot of information, knowledge, and then it requires a good grip over grammar so that you can express your views in English. तो देखते हैं इस आर्टिकल राइटिंग को. यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो देखेंगे और सीबीएसई में इसकी मार्किंग कैसे होती है वो देखेंगे. इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स. 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 10 नंबर में से 1 मार्क इसका फॉर्मेटिंग के लिए होता है, फॉर्मेट फॉर 1 मार्क. 4 मार्क्स होते हैं वो कंटेंट के लिए होते हैं, और जो 5 मार्क्स होते हैं वो एक्सप्रेशन के होते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है. लेट मी टॉक अबाउट द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन. आप यहाँ देखिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क है आर्टिकल राइटिंग में. फॉर्मेट में क्या होगा, राइटर का नाम और टाइटल, ये 1 मार्क होगा. कंटेंट जो होगा जो हम लिखेंगे ये 4 मार्क्स का होगा, इट विल 4 मार्क्स. एंड जो एक्सप्रेशन है वो होगा 5 मार्क्स का. ये एक्सप्रेशन भी आगे हमने डिवाइड किया है इसको आगे. ये जो 5 मार्क्स हैं इनको दो तरीके से 2.5 प्लस 2.5 मार्क्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. 2.5 मार्क्स कौन से होते हैं, ये रहे ये 2.5 मार्क्स. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आप ग्रामेटिकली कितना अच्छा लिखते हैं. अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग एरर शुड नॉट बी देयर. सो 2.5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर दिस. कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, ये डिपेंड करता है आप कितना इंप्रेसिव वे में उस चीज़ को लिखते हैं. यू हैव टू मेक द कनेक्टिविटी बिटवीन द अमंग द पैराग्राफ्स. एक लाइन की दूसरी लाइन से कनेक्टिविटी बनेगी तभी उसका कोई रेलेवेंस निकलेगा, तभी उसका कोई मीनिंग निकल पाएगा. जो चीज़ पहले आनी चाहिए वो पहले डिस्कस करेंगे, बाद की बात बाद में डिस्कस करेंगे. कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल वी कैन नॉट डिस्कस इन द बिगिनिंग. एक्चुअली कंक्लूजन लास्ट में ही आता है, जब हम सारे प्रोज कॉन्स मेरिट्स डिमेरिट्स डिस्कस कर चुके होते हैं. एट द एंड वी हैव द कंक्लूजन. ठीक है. तो जो कोहेरेंस और रिलेवेंस की यहाँ तक बात हो रही वो हो रही है कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए. प्रॉपर तरीके से यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड देन यू विल एक्सप्लेन द टॉपिक एंड एट लास्ट यू विल एक्सप्रेस योर कंक्लूजन कि उसका कंक्लूजन क्या है. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. चलिए इसके कंटेंट्स हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी. फॉर्मेट सबसे पहले देखते हैं. यहाँ से सबसे पहले एक टाइटल, हेडिंग या टाइटल होगा उसका, थोड़ा सा वो कैची होना चाहिए. कैची मतलब ये है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए. एंड ये एक जो सेंट्रल थीम होती है उस जो आप लिखने जा रहे हो उसकी, वो सेंट्रल थीम जो है उस टाइटल या फिर हेडिंग में पता चलनी हमें चाहिए. सेकंड है राइटर का नाम, यानी हमने ऊपर टाइटल लिखा है तो नीचे राइटर का नाम हम ज़रूर लिखेंगे. ठीक है. और कोशिश करो कि अपने आर्टिकल को 3 to 4 पैराग्राफ में स्प्लिट कर पाओ आप. मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए. पैराग्राफ में स्प्लिट करो. ठीक है. अब जैसे
पैराग्राफ 1 में क्या लिखें, 2 और 3 में क्या लिख सकते हैं, 4 में क्या लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में केवल आप इंट्रोडक्शन देंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्टिकल, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर आर्टिकल। फिर है सेकेंड एंड जो थर्ड है, उसमें आप डेवलप द कोज एंड इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो जो टॉपिक है उसके जो कॉजेज हैं, इफेक्ट हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, डिटेल में कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा भी आप उसमें देंगे, जैसे जिनको हम आंकड़े बोलते हैं, सपोर्ट करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने व्यूज से, ठीक है। और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो ये डिटेल में जब लिखते हैं, ये 2 और 3 पैराग्राफ में आप इसको करते हैं। नाउ द फोर्थ पैराग्राफ जो होगा दैट विल बी अबाउट कंक्लूजन। आप केवल कंक्लूजन करेंगे, लास्ट में आप ये बताएंगे कि उस जो इफ दैट इज़ अ प्रॉब्लम तो उसका क्या सोल्यूशन है। सपोज आर्टिकल यू राइटिंग अबाउट डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम को आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इज़ डाउरी, व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आपने क्या किया, उसको डिटेल में डिस्कस किया, उसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसके पीछे की कहानी, रीजंस क्या हैं उसके पीछे के, वाई इट इज स्प्रेडिंग, वाई वी आर नॉट एबल टू स्टॉप दैट, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, एंड कहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। ये सारा का सारा 2 और 3 या सेकेंड पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हैं। और एंड में जब जाएंगे तो आप वहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, जिसके अंदर आप सजेशन, कोई सजेशंस बता देंगे, सलाह देंगे, सोल्यूशन बताएंगे सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, और एक पॉजिटिव नोट पे अपीलिंग द पीपल, या एक होप के साथ में आप इसको छोड़ देंगे कि हाँ दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड दिस वे। तो इस तरीके से हमारा जो आर्टिकल है वो एंड कर जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इज ए मस्ट। जितने भी आइडियाज़ आप लिखना चाह रहे हो उनका सिस्टमेटिक वे में लिखना है आपको। उनको सिस्टमेटिक वे से मतलब ये है कि एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन का मीनिंग निकल रहा है। ये नहीं कि आप कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ पहुँच गए ये नहीं पता चल रहा है। इससे लाइंस के बीच में और पैराग्राफ के बीच का जो कोहेरेंस है, जो रिलेवेंसी है, वो नहीं रहती है। तो एक सिस्टमेटिक वे में उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की तरफ ध्यान देंगे और कोशिश करें अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करें, और वो अच्छी वोकैबुलरी आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करने से अच्छे से आ जाती है, ठीक है। सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कॉन्सिक्वेंटली, सिमिलरली, फाइनली, मोर ओवर। एक्चुअली इन वर्ड्स से हम क्या करते हैं, एक चीज़ का रिजल्ट बताते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर कंक्लूजन बताते हैं। तो ये वर्ड्स यूज़ करने से क्या होता है, जो आर्टिकल है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो जाती है एंड इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और रिपीटेशन को अवॉइड करें। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लिखना शुरू करते हैं और एक लाइन के अंदर कम वर्ड्स लिखते हैं और बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं, और दूसरा लाइन्स को रिपीट करते रहते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा दिखना चाहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे आपके आइडियाज़ चेक होंगे, आपने कितना उसको डीपली स्टडी किया है वो चेक होगा। दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द चिल्ड्रन, सो डोंट repeat the things again and don't write irrelevant things just to meet the tally of the words. If he has written that you have to write the article in 150 to 200 words, भाई ये instruction होती है, इसमें लिखना है, and you think that you have to write 200 words and you are writing something which is irrelevant, which is repeated again and again, तो 200 words का कोई मतलब नहीं है। आपने 100 words में भी लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है तो भी आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। 8 पॉइंट्स इसकी लिमिट, वर्ड लिमिट को फॉलो करें, और वो है 200 वर्ड्स, यानी 150 to 200 वर्ड्स में आप उसको फिनिश कर देंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है। ये रहेगी 1 + 4 + 5। ये 1 फॉर्मेट होता है, ये 4 कंटेंट होता है, और ये यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। इस एक्सप्रेशन को हम आगे भी 2.5 + 2.5 मार्क्स में बांटते हैं, और बोर्ड में ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक सैम्पल देखते हैं, ये इसमें देखते हैं क्या इसने सारी चीज़ों को फॉलो किया है या नहीं किया है। ये देखिए, एक सैम्पल है आर्टिकल का। एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड में आता है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन कॉन्स्टेंट राइज इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, है ना। कॉन्स्टेंट राइज का मतलब होता है लगातार बढ़ रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट ट्यूशंस। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स
हाईलाइटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग माइंड्स, यंग माइंड्स मतलब कौन, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, दैट सीक सिंसियर काउंसलिंग एंड प्रॉपर डायरेक्शन, उनको काउंसलिंग चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, इसके बजाय उनके ऊपर किताबों का बोझ डाल के उनको ओवरबर्डन किया जाता है। तो अपने आप में एक बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, जिस पे हम लिख सकते हैं। अगर हम अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो डेफिनेटली हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। यू आर महेश, उन्होंने नाम दे दिया है, ऑफ क्लास 12th, महेश मीता ऑफ इंदिरा पब्लिक स्कूल ग्वालियर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना होता है। उसने क्या बताया था, यहाँ देखो आप, सबसे पहले क्या है, टाइटल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्सप्लॉइट स्टूडेंट्स, यानी ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है पूरे के पूरे आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छा है। फिर ये राइटर का नेम हो गया, बाय मीता, क्लास 12th। इसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया है एक पैराग्राफ, ये है, यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन किया है इन्होंने, क्या लिखने वाले हैं वो, किस चीज़ के बारे में लिखने वाले हैं ये बताया। ये देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव मशरूम्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी ऑल ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। These so-called temples of learning are exploiting the young minds just for their financial gains. Financial gains मतलब अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन है। आगे चलेंगे, ये सेकंड पैराग्राफ है, इन्होंने लिया है, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, और इससे भी आगे इन्होंने इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, और ज़्यादा इसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एंड में उन्होंने कंक्लूजन किया है, यहाँ पे कुछ इसमें सजेशन होगा। ये देखो क्या कह रहा है कि द एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड बी विजिलेंट, उसको सतर्क होना चाहिए, स्टॉप दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इनको रोक देना चाहिए। तो ये कंक्लूजन उन्होंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये एक आर्टिकल था, आर्टिकल का फॉर्मेट था, और आर्टिकल एक सैम्पल आर्टिकल था। आप सभी अपनी नोटबुक्स के अंदर आर्टिकल्स लिखेंगे। मैंने असाइनमेंट में आप लोगों को अराउंड 27, देखो यहाँ 3 से स्टार्ट करके और अप टू 30, ये देखिए आप, इतने आर्टिकल्स आपको दे दिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक आर्टिकल रोज़ लिखेंगे, 1 आर्टिकल टू बी रिटन ईच डे। और जब हम इतना कर लेंगे तो आप यकीन मानो कि विद इन 27 डेज, विद इन 30 डेज, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ इन बेटर वेज। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड्स के साथ में आई वाइंड अप टुडेज क्लास, और आई होप दैट यू विल राइट दिस, इसको अपने नोटबुक्स में लिखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल, और बड़ा ही आसान होता है इसमें मार्क्स लेना, क्योंकि स्कोरिंग क्वेश्चन होता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स आई से थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू योर वर्क सिंसियरली। हैव अ नाइस डे।